हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो आपसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सम्राट अशोक मौर्य के महत्वपूर्ण अभिलेख। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते और हमेशा बनते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जो प्रश्न हल करेंगे, सम्राट अशोक मौर्य के महत्वपूर्ण अभिलेख से प्रश्न हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? जेम्स प्रिंसेप, भंडारकर महोदय, टी पैंथर, टर्नर। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो आपको खोजे थे, टी पैंथर महोदय ने खोजे थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम किस अभिलेख को पढ़ा था? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बनता है एग्जाम में प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों से बना हुआ है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा था? तो आपको 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में पढ़े थे। प्रश्न आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन अब एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से ये बन सकता है कि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख था, किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली मेरठ, शहबाजगढ़ी, दिल्ली टोपरा, लौरिया नंदनगढ़। तो जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़े थे। लिपि क्या थी आपकी? लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि थी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टर्नर ने सर्वप्रथम किस पाली ग्रंथ के आधार पर प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से स्थापित किया है? महावंश, दीपवंश, कल्पसूत्र, ललित विस्तार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो जाएगा दीपवंश। दीपवंश जो पाली ग्रंथ था, इसी के अनुसार टर्नर महोदय ने प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से स्थापित किया है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शहबाजगढ़ी लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? शहबाजगढ़ी लेख था आपका, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किट्टो, नॉरिस, टर्नर, भंडारकर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा, नॉरिस ने शहबाजगढ़ी लेख को सर्वप्रथम क्या किए थे? आपके पढ़े थे। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किट्टो ने भाबरू अभिलेख को किसके सहयोग से पढ़ा था? टर्नर, नॉरिस, कमलाकांत, महाराज कुमार। तो किट्टो ने भाबरू अभिलेख को सर्वप्रथम जो सहयोग से पढ़े थे, आपके कमलाकांत के सहयोग से पढ़े थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विश्व पुराण और गरुड़ पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा विष्णु पुराण। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन स्तंभलेख संख्या अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है? स्तंभलेख संख्या 13, स्तंभलेख संख्या 12, स्तंभलेख संख्या 7, स्तंभलेख संख्या 14। तो अशोक के काल की जो आखिरी घोषणा मानी जाती है, आपकी स्तंभलेख संख्या 13 मानी जाती है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के किस अभिलेख में वक्षु नामक प्रशासक का वर्णन मिलता है? तक्षशिला, लंघमान, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। अशोक के जो अभिलेख है, वह अभिलेख में जो एक प्रशासक हैं वक्षु हैं, उनका उल्लेख आपके लंघमान अभिलेख में मिलता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों का है, जिसमें सूची फर्स्ट में दिया है, अभिलेख दिया है, सूची सेकंड में आपको खोजकर्ता दिया हुआ है। जैसे गिरनार, मानसेहरा, कालसी और शहबाजगढ़ी, ये आपके अभिलेख हैं। जो खोजकर्ता हैं, जनरल कोट, फॉरेस्ट, कर्नल टार, कनिंघम, कैपिटल ले। आप लोगों को सूची मैच करना है कि अभिलेख की कौन से अभिलेख, उसके कौन खोज करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा आप लोग समय ले लीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को हो जाएगा 3, सी आप लोगों को सही है। गिरनार को किसने खोजा था? कर्नल टॉड, मानसेहरा, कनिंघम कैप्टन ले, कालसी, फॉरेस्ट और शहबाजगढ़ी जनरल कोर्ट। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख जनहित कार्यों पर प्रकाश डालता है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख। तो अशोक का जो है जनहित कार्यों पर प्रकाश डालता है वह ऐसा कौन शिलालेख आपका है? द्वितीय शिलालेख है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के तीसरे शिलालेख अधिकारियों का क्रम कौन सा है? आरोही क्रम में आप लोगों को बताना है। अशोक के जो तीसरे शिलालेख में अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो साम्राज्य की देखभाल किया करते थे। अधिकारियों का आप लोगों को क्रम आरोही क्रम में बताना है। एक बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है आरोही क्रम, आरोही क्रम पूछा गया है। आप लोगों के यहाँ जो है आरोही क्रम बताना है। रज्जुक युक्त प्रदेशिक, प्रदेशिक युक्त रज्जुक, युक्त रज्जुक और प्रदेशिक, युक्त प्रदेशिक और रज्जुक। तो आपका जो आरोही क्रम है, आरोही क्रम आपका युक्त रज्जुक और प्रदेशिक है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अधिकारी का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है? प्रदेशिक, रज्जुक, धम्ममंगल और युक्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो आप अशोक सम्राट अशोक के अधिकारी थे आपके युक्त थे, उनका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह का उल्लेख मिलता है? 12वें, 13वें, 7वें और 8वें। अशोक का जो शिलालेख है अल्प व्यय और अल्प संग्रह है, उसका उल्लेख जो है आपके तीसरे अभिलेख में मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किस लेख में है? 6ठे, 5वें, 4थे और 8वें। अशोक जो है अपने धम्म महामात्र की नियुक्त किए थे, आपको कौन सा अभिलेख है? आपका 5वां अभिलेख है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि विपुल दान वाला व्यक्ति अत्यंत नीचे है यदि उसे संयम भाव, बुद्धि और कर्तव्यों का अभाव है? गौतम बुद्ध, कौटिल्य, बी स्मिथ, अशोक। तो विपुल दान वाला व्यक्ति अत्यंत नीचे है यदि उसे संयम भाव, बुद्धि और कर्तव्यों का अभाव है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष से धम्म यात्रा शुरू किया था? 12वें, 14वें, 10वें और 8वें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हो जाएगा अशोक अपने राज्याभिषेक के जो धम्म यात्रा शुरू किए थे आपके जो है 10वें वर्ष से धम्म यात्रा शुरू किए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने सबसे पहले धम्म यात्रा कहाँ से शुरू किया था? सारनाथ, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और बोधगया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा शुरू करते हैं और वह धम्म यात्रा कहाँ शुरू करते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बोधगया। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कई बार, अशोक ने धम्म यात्रा में कुल कितने रातें बिताई थी? 260, 250, 256 और 265। अशोक ने अपने धम्म यात्रा में जो कुल रातें बिताई थी आपकी 256। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म दान का उल्लेख मिलता है? 12वें, 10वें, 9वें और 11वें। जो अशोक का शिलालेख है जो आपका धम्म दान का उल्लेख मिलता है आपके जो है 11वें शिलालेख में धम्म दान का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बारहवां शिलालेख किससे संबंध है? अस्पताल से, धम्म मैदान से, धम्म यात्रा से, धम्म की सार व्रत से। इस प्रश्न को डियर स्टूडेंट आप लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अशोक का 12वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो आपको जो है धम्म की सार व्रत से संबंधित है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक अपने किस शिलालेख में धम्म महामात्र के साथ साथ स्त्रियाध्यक्ष और वज्रभूमि को नियुक्त की थी? 5वें, तीसरे, 12वें और 13वें। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, धम्म महामात्र की नियुक्ति साथ साथ जो है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहें। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति साथ साथ जो है स्त्रियाध्यक्ष और वज्रभूमि को जो नियुक्त की थी, आपका भी जो शिलालेख है आपका 12वां शिलालेख है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आठवीं जातियों को उल्लेख मिलता है? 12वें, 13वें, 11वें और 10वें। आठवीं जातियों जो उल्लेख मिलता है अशोक के आपके 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में लेख को धम्मलिखि की संज्ञा दी थी? 12वें, 13वें, 8वें और 14वें। अशोक के ने किस लेख में, जो उनका लेख था वो आपका 14वें लेख में जो है उन्होंने धम्मलिखि की संज्ञा दी थी। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस लेख को रिपोर्टर का उल्लेख मिलता है? 7वें, 12वें, 9वें और 6वें। रिपोर्टर मीन्स ये होता है आपका सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक सूचना यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरे जगह तीसरी जगह पहुँचाना। जो सूचनाओं का या रिपोर्टर जो उल्लेख मिलता है आपके अशोक का जो शिलालेख है आपका 6ठा शिलालेख है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि उसने भूदेव या ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिए? रूपनाथ लेख, गुर्जरा लेख, सारनाथ लेख, सासाराम लेख और औरहावरा लेख। तो अशोक जो है भूदेव ब्राह्मणों को मिथ्या जो साबित किए थे आपके रूपनाथ लेख में साबित किए थे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में बुद्ध ने स्वयं को बुद्ध का उपासक बताया था? ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं बुद्ध का उपासक बताया था? भाब्रू, मास्की, उद्गोलन और निट्टूर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका हो जाएगा मास्की शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को बुद्ध का उपासक बताए थे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है? एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है? बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हो जाएगा लघु स्तंभ लेख से ही अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने प्रशासन की सूचनाओं किसके माध्यम से दिया था? शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख और धम्म यात्रा। अशोक ने अपने जो प्रशासक सूचनाओं का जो माध्यम था वो किसके माध्यम से आप लोगों के दिए थे? तो क्वेश्चन 28 में आपका हो जाएगा स्तंभ लेख के माध्यम से ही अपने प्रशासन की सूचनाओं को उन्होंने दिए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में सिंह की आकृति के ठीक नीचे बारूद का चिन्ह मिलता है? रामपुरवा, रुमनेदेई, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़। क्वेश्चन 29 है, ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें सिंह की आकृति बनी हुई है, उसके नीचे बारूद का चिन्ह मिलता है? तो आपका हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्तंभ लेख को मीरान जमीन कहा गया है? ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसे मीनार ए जमीन कहा गया है? दिल्ली मेरठ,
दिल्ली टोपरा, रामपुर और मास्की। तो क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा आप लोग साथ में कमेंट भी करते रहिए। 30 में आपका जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख को ही मीरान ज़मीन कहा गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं? प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा और ब्रह्मगिरी लेख। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका हो जाएगा, दिल्ली टोपरा लेख में ही विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख को भीमसेन की लाट कहा गया है? प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। किस स्तंभ लेख को भीमसेन की लाट कहा गया है? प्रयाग स्तंभ लेख, रामपुरवा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा दिल्ली टोपरा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा दिल्ली टोपरा। किस स्तंभ लेख को भीमसेन की लाट कहा गया है? प्रयाग स्तंभ लेख, रामपुरवा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। तो स्तंभ लेख जो आपका है भीमसेन की लाट कहा गया है, आपका दिल्ली मेरठ को भीमसेन की लाट कहा गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में जहांगीर की वंशावली दी गई है? प्रश्न पूछा जाता है। मास्की, भाबरू, प्रयाग स्तंभ लेख और लौरिया नंदनगढ़। तो प्रश्न आप लोग से भी, तो आप इसमें आंसर हो जाएगा प्रयाग स्तंभ लेख। प्रश्न आप लोगों से भी बनता है, ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें 3 राजाओं का नाम मिलता है? सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त और जहांगीर। तो आपका हो जाएगा प्रयाग स्तंभ लेख में ही 3 सम्राटों का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में रियोबोन 12 का नामांकित है? रियोबेन 12 का नामांकित है। प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली मेरठ और मास्की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ में लेख में ही रियोबेन 12 का नाम अंकित है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्मलेख लिखवाया था? 8, 8वें, 8, 20वें, 26वें और 14वें। क्वेश्चन 35 में आपको हो जाएगा 26वें वर्ष के बाद जो है क्या हुआ था, अशोक ने धम्मलेख लिखवाना स्टार्ट किए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक अपने किस स्तंभ लेख में कियमचु धम्मे बताया है? अशोक अपने किस लेख में स्तंभ लेख में कियमचु धम्मे बताया है? पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें। तो क्वेश्चन 36 में आपका हो जाएगा दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने कियमचु धम्मे बताया है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप कौन थे? न्यायिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, टकसाल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप आपके एक टकसाल अधिकारी थे। दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला में आज सम्राट अशोक मौर्य के महत्वपूर्ण अभिलेख के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाबरू या बैराट अभिलेख कहाँ पर स्थित है? नागार्जुनी पहाड़ी, लोमहर्ष गुफा, बीजक पहाड़, अरावली पर्वत। क्वेश्चन 38 में आपका हो जाएगा भाबरू या बैराट अभिलेख जो है आपका बीजक पहाड़ी पर स्थित है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने जीववध पर निषेध कर दिया था? यहाँ पूछा गया है, आपका स्तंभ लेख पूछा गया है
किस स्तंभ लेख में अशोक ने जीव वध पर निषेध कर दिया? प्रथम स्तंभ लेख, द्वितीय स्तंभ लेख, पांचवें स्तंभ लेख और छठा स्तंभ लेख। क्वेश्चन 39 में आपका हो जाएगा 39 में आपका पांचवें स्तंभ लेख में क्या होता? अशोक अपने जीव वध का निषेध कर दिया था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस पर राज की घोषणाएं की थी? बृहद शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और बृहद स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो 40 में आपका हो जाएगा लघु स्तंभ लेख में ही अशोक ने अपनी राज की घोषणाएं की थी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में तीवर की माँ को तीवल मातु बताया गया है? सांची, कौशाम्बी, सारनाथ और प्रयागराज। तो जो तीवर की माँ थी कौन थी? कारुवती थी। इनका उल्लेख आपके कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। प्रश्न आप लोगों से भी एक बार पूछा भी गया है, अशोक की किस पत्नी का नाम कारुवती था? उनका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, किस लेख में मिलता है? तो आपका कौशाम्बी स्तंभ लेख में मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगना करवाया था? 15वें, 20वें, 13वें और 14वें। तो क्वेश्चन 42 में आपका हो जाएगा 14वें वर्ष अपने राज्याभिषेक 14वें वर्ष जो है अशोक कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगना करवाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस लेख में उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया गया है? अशोक जो है किस लेख में उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया गया था? अशोक के निगाल सागर, लुम्बिनी लेख, कौशाम्बी और सारनाथ लेख। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका हो जाएगा लुम्बिनी लेख में, अशोक का एक लुम्बिनी लेख है उसी में उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस लेख में अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्मों को स्वीकार किया था? कौशाम्बी लेख, निगाली सागर लेख, सारनाथ लेख, मथुरा स्तंभ लेख। 44 में आपका हो जाएगा निगाल सागर लेख। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी को खलविटक पर्वत कहा गया है? किस पहाड़ी को खलविटक पर्वत कहा गया है? नागार्जुन, बराबर, सीतामढ़ी और रामगढ़। तो क्वेश्चन 45 में आपका हो जाएगा सीतामढ़ी को ही खलविटक पर्वत कहा गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गुहा लेख को निग्रोध गुहा भी कहते हैं? सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। 46 में आपका हो जाएगा निग्रोध गुफा जो है आपकी सुदामा गुफा को कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्ण चौपड़ गुफा को अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बनवाए थे? 12वें, 30वें, 19वें और 25वें। तो 47 में आपका हो जाएगा अपने राज्याभिषेक के सम्राट अशोक ने 19वें वर्ष के बाद जो है कर्ण चौपड़ गुफा को बनवाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर का गोलाकार सिक्का कौन सा था? ये प्रश्न अशोक के अभिलेख में पढ़ रहे थे। ये प्रश्न बीच में देखते कहीं प्रश्न ऊपर नीचे तो नहीं है। अच्छा उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 48 यहाँ से है, थोड़ा बीच में छूट गया था। तो किसके प्रवेश द्वार पर हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है? अशोक का ऐसा कौन सा भी लेख है या शिलालेख है जिसके प्रवेश के द्वार पर हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं? विश्व झोपड़ी गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा। तो 48 में आपका हो जाएगा लोमस ऋषि गुफा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बराबर की कौन सी गुफा से
मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है? प्रथम गुफा, दूसरे गुफा, तीसरी गुफा और चौथी गुफा। तो क्वेश्चन 49 में हो जाएगा जो बराबर गुफा है, गुफा संख्या नामक चौथी गुफा से ही मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के किस पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था? कर्ण चौपड़, नागार्जुनी, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। तो क्वेश्चन 50 में आपका हो जाएगा। तो दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, किस पर रानियों अशोक अंकित है? कैमूर लेख, कंगनहल्ली, बाहापुर लेख, बुनेर अभिलेख। तो क्वेश्चन में 51 में आपका हो जाएगा, कंगनहल्ली लेख में ही रानियों अशोक नाम अंकित मिलता है। अगला प्रश्न है, किसे श्रीनिवासपुरी स्तंभ लेख कहते हैं? देउर कुठार, कैमूर लेख, लंपक अभिलेख, बाहापुर अभिलेख। तो 52 में आपका हो जाएगा, बाहापुर लेख को ही श्रीनिवासपुरी स्तंभ लेख कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अकेला अभिलेख कौन सा है? बाहापुर अभिलेख, बुनेर अभिलेख, अमरावती लेख, लंपक अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका हो जाएगा, बुनेर अभिलेख जो है उत्तर पश्चिम में प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अकेला अभिलेख है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे विचित्र छन्न अभिलेख कहा जाता है? लंपक अभिलेख, अमरावती अभिलेख, बाहापुर अभिलेख और कैमूर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका हो जाएगा, अमरावती अभिलेख को ही विचित्र छन्न अभिलेख कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, तोसली किस नदी के तट पर स्थित है? कौशल गंगा, उत्तर गंगा, अलकनंदा और भागीरथी। तो तोसली जो है आपके जो है कौशल गंगा नदी तट पर स्थित है। दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम में आए हुए या जो आने की प्रबल संभावनाएं हैं, सभी प्रश्नों को आपको एक वीडियो में करा दिए गए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ प्रश्न जो आप लोगों को छूटे हुए हैं, जब हम टॉपिक बाई प्रश्नों की श्रृंखला में मौर्य वंश को आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को और प्रश्न आप लोगों को वहाँ करा दिए जाएंगे। आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा, या किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।